हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। कक्षा 12 रसायन विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर तीसरा, रासायनिक बलगत की। रासायनिक बलगत की, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है। और उसका ये लेक्चर नंबर है 6वां। इससे पहले हमने समाकलित वेग समीकरण पढ़ना शुरू किया था। हम देख रहे थे कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस क्या होती है, कैसे हम ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बनाते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है। और हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं, अर्धायु काल कैसे निकालते हैं, और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सवाल भी हमने किए। तो उसमें हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया को हमने पढ़ा डिटेल में, और उससे पहले हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया को डिटेल में। तो आज हम सबसे पहले तो पढ़ेंगे एनवी कोटि की अभिक्रिया, यानी कोई भी अभिक्रिया हो उसका ऑर्डर चाहे जितना हो, उसके लिए यदि हमें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बनानी है, समाकलित वेग समीकरण बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आभासी आणविक अभिक्रिया, स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है। तो ये आज हमारे दो टॉपिक रहेंगे। आज का लेक्चर थोड़ा छोटा रहेगा, तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है nth ऑर्डर का रिएक्शन। ठीक है, एनवी कोटि की अभिक्रिया। तो सबसे पहले तो आपको भाई कोटि आपको पता ही है, कोटि क्या होती है। कोई भी जो भी अभिकारक की सांद्रता पर जो घात लगी रहती है, अभिकारक होता है, उसकी सांद्रता पर जो भी घात लगाते हैं हम लोग वेग व्यंजक में, जो ये घात लगी होती है, ये क्या कहलाती है? कोटि। जैसे हमने कहा आर बराबर क्या हो गया, के इंटू ए की पावर हमने लिख दिया एन, तो कोटि क्या हो जाएगी? एन हो जाएगी। ठीक है। तो जब भी हम कोई वेग व्यंजक लिखते हैं अभिक्रिया का, तो अभिकारक की सांद्रता के पद जो होते हैं उनमें घात लगाते हैं, पावर से अप्लाई करते हैं, वही पावर्स क्या कहलाती? कोटि कहलाती। तो माना किसी कोई अभिक्रिया है जिसकी कोटि एन है। माना कोई अभिक्रिया है ए, और ए से क्या बन रहा? प्रोडक्ट। ए से क्या बन रहा? उत्पाद बन रहा है, और इसकी कोटि कितनी है? माना इसकी कोटि कितनी है? एन है। तो इसके लिए यदि हम वेग समीकरण लिखेंगे तो रेट किसके बराबर होगा? रेट बराबर क्या होगा? के इंटू ए की पावर एन। और रेट यदि हम तत्कालिक वेग निकालेंगे, तो तत्कालिक वेग रेट बराबर तत्कालिक कैसे होता है? डी आर बाई डी टी। तत्कालिक वेग कैसे निकालते हैं? डी आर बाई डी टी। और आर का मतलब रिएक्टेंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये डी ए बाई डी टी। यदि हम ए अभिकारक ले रहे हैं तो डी ए बाई डी टी हो जाएगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। बताओ भाई, कोई भी अभिक्रिया हमने ली ए, जिससे क्या बन रहा है? ए से प्रोडक्ट बन रहा है, और इसकी कोटि एन है। इसका मतलब इसका रेट इक्वेशन क्या होगा? रेट जो आपका एक्सप्रेशन है वो क्या होगा? रेट बराबर वेग बराबर होगा के इंटू ए की पावर एन। और जब हम तात्कालिक वेग लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस वेग वेलोसिटी लिखेंगे, रेट लिखेंगे, तो डी आर बाई डी टी। यहाँ पर आर किसको प्रदर्शित करता है? अभिकारक को, तो ये हो जाएगा डी ए बाई डी टी। तो हमने उसी को लिख लिया। ठीक है। तो ये क्या होगा? डी ए बाई डी टी बराबर के इंटू ए की पावर एन। ठीक। उसके बाद हमने क्या किया? इसका किया समाकलन। क्या किया? समाकलन। तो हमने देखा कि जो लिमिट रहेगी, मान लो भाई टी समय बाद इसकी सांद्रता कितनी? ए है। और मान लो इसका टी बराबर 0, यानी कि प्रारंभ में इसकी सांद्रता कितनी थी? ए नॉट थी। ठीक है। तो लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगी? ए नॉट से ए तक। लिमिट कहां से जाएगी सांद्रता की? भाई शुरुआत में कितनी थी? ए थी। और टी समय बाद कितनी? शुरुआत में कितनी थी? ए नॉट थी। और टी समय बाद कितनी हो गई? ए हो गई। तो लिमिट कहां से कहां गई? समय में कहां से गई? टी बराबर 0 था, तो टाइम की लिमिट जाएगी 0 से टी तक, और सांद्रता की लिमिट जाएगी ए नॉट से ए तक। ठीक है। तो इस सांद्रता का जो पद था, इसको हमने ऐसे ट्रांसफर कर लिया, तो डी ए
बटे में ए की पावर एन बराबर ये क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा के इंटू डी टी। माइनस का इस प्रकार का समीकरण बनेगा। उसके बाद हमने इसका किया समाकलन। ठीक है, तो ये जो ए की पावर जो ये एन है ऊपर आने पर क्या हो जाएगा, ए की पावर माइनस एन। यदि हम इसको इस प्रकार से लिखें तो यही समीकरण क्या बनेगा, इस प्रकार से बनेगा ये, ए नॉट से लिमिट कहां तक गई, ए तक, और ये ए की पावर माइनस एन। ठीक, और ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा डी ए बराबर, माइनस के तो बाहर आ गया, और लिमिट कहां से गई, 0 से टी तक, और ये हो जाएगा डी टी। ठीक है, तो यदि हम इसको समाकलन करें तो ए की पावर एन का या एक्स की पावर एन का समाकलन कितना होता है, एक्स की पावर एन का होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में, पूरा अपॉन में एक्स प्लस वन। ठीक है, ए की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, ये इसका समाकलन हो जाता है। ठीक है, तो यदि हम इसका समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, ए की पावर एन माइनस एन प्लस वन बटे में एन माइनस का प्लस में वन, और लिमिट कहां से कहां जाएगी, ये जाएगी ए नॉट से लेकर ए तक, बराबर में इसका क्या आ जाएगा, माइनस के टी। इसकी लिमिट कहां से जाएगी, 0 से टी तक। क्लियर बात, बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बात समझ में आ गई। तो इसको हमने निकाल लिया बाहर, इसको कहाँ निकाल लिया हमने, बाहर निकाल लिया। ठीक है, इसको बाहर निकाला तो ये क्या बन गया, यहाँ पे हम इसको कर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा ए की पावर एन माइनस वन है, तो इसको हम लोग ऊपर डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये हो गया ए की पावर वन माइनस एन। ठीक है, और माइनस में क्या आएगा, माइनस में आ जाएगा ए नॉट की पावर वन माइनस एन, ये इस साइड बन जाएगा, और इसके पूरे के बटे में क्या रहेगा, माइनस का एन और प्लस का वन। ठीक है, तो देखो ये आपका आ गया, तो ये जो टर्म है ये आप देख पा रहे होंगे इधर, ये वाला वही टर्म है। ठीक है, ए की पावर वन माइनस एन, माइनस में ए नॉट की पावर वन माइनस एन, ये जो माइनस है, माइनस के ये माइनस इधर आ गया, तो ये क्या हो गया, हम लिख रहे हैं माइनस एन प्लस वन, और ये माइनस जो इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया, एन माइनस वन। तो ये समीकरण बन गया आपका, समीकरण क्या बन गया, के टी बराबर ए की पावर वन माइनस एन माइनस में ए नॉट की पावर वन माइनस एन टोटल के बटे में एन माइनस वन। ये आपका समीकरण बन गया, जो आपको याद रखना है किसी भी कोटि की अभिक्रिया के लिए, ये समीकरण आपका वैलिड रहेगा। ठीक है, तो यदि आपको द्वितीय कोटि की अभिक्रिया निकालनी है तो एन बराबर क्या रख देंगे, दो रख देंगे। तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए निकालना है तो एन बराबर तीन रख देंगे। तो यदि हम तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए निकालें तो ये क्या हो जाएगा, के टी बराबर ये ए की पावर वन माइनस दो माइनस ए नॉट की पावर वन माइनस दो बटे में दो माइनस एक, ये बन जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के टी बराबर ए की पावर माइनस वन और माइनस ए नॉट की पावर माइनस वन बटे में एक, तो इसी को लिख देंगे हम के टी बराबर वन माइनस ए और माइनस में वन बटे में ए नॉट, ये हमारा बन जाएगा इक्वेशन। ठीक है, तो वही क्या हो गया, द्वितीय कोटि के लिए समीकरण क्या होगा, के टी बराबर वन अपॉन ए माइनस में वन अपॉन ए नॉट। ठीक है, और एन बराबर यदि इसी में हम क्या रख दें, एन बराबर तीन रख दें, तो हमारा समीकरण क्या था, के टी बराबर ए की पावर वन माइनस एन माइनस ए नॉट की पावर वन माइनस एन बटे में एन माइनस वन। अब हमने क्या रख दिया, इसमें रख दिया हमने तीन रख दिया, तो के टी बराबर ये क्या हो जाएगा, ए की पावर वन माइनस तीन माइनस में ए नॉट की पावर वन माइनस तीन वन माइनस में तीन बटे में तीन माइनस एक, तो के टी बराबर हो जाएगा आपका
यहाँ से 1/2 तो आ जाएगा बाहर, ठीक है। केटी का जब हम बराबर में लिखेंगे तो 1/2 कहाँ आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, ये गया 1/2। और यहाँ से क्या बचा, ए की पावर -2 और माइनस ए नॉट की पावर -2, ये आपका वैल्यू बन गया। इसी को हमने क्या लिख दिया, बटे में लिख दिया, इसको बटे में लिख दिया, तो ये समीकरण आपका बन गया के टी बराबर 1/2 वन माइनस ए 1/a² माइनस 1/a0 का स्क्वायर। इस प्रकार से आप किसी भी अभिक्रिया के लिए समीकरण निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से देख ले रहे हैं, एन कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। तो एन कोटि की अभिक्रिया होती है जिसमें अभिकारक की सांद्रता पर एन घात हो, कहलाती है एन कोटि की अभिक्रिया। क्या कहलाती है, एन कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। हमने इसका व्यंजक लिखा तो क्या बनेगा, रेट बराबर के इंटू ए की पावर एन। जब हमने समाकलन करके इसका समीकरण बनाया तो बना हमारा के टी बराबर ए की पावर 1 - n माइनस ए नॉट की पावर 1 - n अपॉन में n-1। उसकी सहायता से हमने द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि के लिए निकाल लिया। द्वितीय कोटि के लिए क्या बनना, के टी बराबर 1/a माइनस 1/a0। और तृतीय कोटि के लिए बना के टी बराबर 1/2 ब्रैकेट में 1/a² माइनस 1/a0 का स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे छद्म कोटि की एकाणक अभिक्रियाएं, आभासी एकाणक अभिक्रियाएं या छद्म एकाणक अभिक्रियाएं, स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। तो कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें दो या दो से अणु भाग लेते हैं। रासायनिक क्रिया में दो या दो से अधिक अणु भाग ले रहे होंगे, परंतु उनकी कोटि केवल एक होती है। इसको कहते हैं छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं, ठीक है, या छद्म एकणक अभिक्रियाएं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता दो या दो से अधिक होती है, परंतु उसकी कोटि केवल क्या होती है, एक होती है, वो कहलाती है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या कहलाती है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। ऐसा तब होता है जब एक अभिकारक बहुत एक्सेस में हो। भाई मान लो हमने ए प्लस बी से रिएक्शन कराई और क्या बनाया, प्रोडक्ट बनाया। ए हमारा है मान लो 10 ग्राम और बी है 50 किलोग्राम, ठीक है। तो अब बताओ भाई, बी क्या है, हैवी एक्सेस है। बी का क्या है, हैवी एक्सेस है, बहुत ज्यादा है। तो बी की सांद्रता में जो थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा यदि, तो उसका अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। या पड़ने वाला जो प्रभाव होगा वेग पर, वो ना के बराबर होगा। तो इस अभिक्रिया का वेग टोटली किसकी सांद्रता पर निर्भर करेगा, के की सांद्रता पर निर्भर करेगा। तो ऐसी ही अभिक्रियाएं क्या कहलाती है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। जिनकी आणविकता दो या दो से अधिक होती है, परंतु कोटि कितनी होती है, एक होती है, उनको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। कब होता है, जब भाग लेने वाला एक अभिकारक क्या हो, अत्यधिक मात्रा में यानी एक्सेस में हो, ठीक है। तो उसकी सांद्रता में होने वाला परिवर्तन कैसा हो जाता है, नगण्य हो जाता है, ठीक है। जब नगण्य होता है परिवर्तन, तो ये वेग को भी प्रभावित नहीं करता। जैसे एसिटिक जो आपका है, एथिल एसीटेट है, उसका जला हुआ, जैसे आपने ले लिया CH3COO3 एथिल एसीटेट ले लिया, इसमें पानी मिला दिया, तो H2O क्या होगा, एक्सेस में होगा, पानी बहुत ज्यादा होगा। जब पानी बहुत ज्यादा होगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा बनेगा, C2H5OH प्लस में CH3COOH। इन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन का जो रेट होगा, वो H2O पर निर्भर नहीं करेगा। किस पे निर्भर नहीं करेगा, H2O पर निर्भर नहीं करेगा, ठीक है। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि पानी की जो सांद्रता है वो बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है। पानी हमने बहुत ज्यादा मात्रा में ले लिया, इसलिए पानी की सांद्रता पर क्या होगा, नगण्य परिवर्तन होगा। और नगण्य परिवर्तन होगा तो वेग पर भी नगण्य परिवर्तन होगा, तो हम मान के चलेंगे कि वेग को ये प्रभावित नहीं कर रहा है। तो इसको हम कहेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। कुछ सवाल है जिनको आपको लगाना है, ठीक है।
ये आपके होमवर्क के लिए, प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ सवाल लेके आया हूँ। ये आपके फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड है। ये किससे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो हमने कल पढ़ा था इंटीग्रेटेड समीकरण, उससे कुछ सवाल है। पहला सवाल है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूरी हो जाती है, इसके लिए वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। ये आपको करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है? के टी बराबर माइनस के टी बराबर 2.303, ठीक है, और लॉग आर नॉट बटे में आर, या ए नॉट बटे में ए। ये आपका होता है फॉर्मूला। तो यहाँ से के की गणना करना है, ठीक है। तो 20%, तो के बराबर क्या हो जाएगा? 2.303 बटे में टी कितना दिया है, कितने समय में? 10 मिनट में। तो 10 मिनट हो गया। लॉग आर नॉट का मान कितना है? ठीक है, आर नॉट हो जाता है 100%। तो आर कितना? 20% पूरा हो गया, मतलब बचा कितना? तो बचा आपका 80%, ठीक है। तो इसको आपको पूरा हल करना है, ठीक है। इसका आंसर आएगा, मैं आंसर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। के बराबर जो आपका आएगा वो आएगा 0.0203 पर मिनट। ये आंसर आपका आएगा, ठीक है। अगला सवाल, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कितना है? तो कितने समय में अभिकारक की मात्रा 5 ग्राम से घटकर 3 ग्राम हो जाएगी? तो ये भी आपको लगाना है। कैसे लगेंगे? के बराबर 2.303 बटे में टी, लॉग आर नॉट बटे में आर, ठीक है। तो वैल्यू लिखेंगे तो के बराबर कितना है? 1.15 इंटू 10⁻⁻⁵, ठीक है। 1.15 गुणा 10 पे घात -3, कितना वैल्यू है? -3 है, ठीक, बराबर 2.303 बटे में टी, लॉग शुरू में कितनी मात्रा है? 5 ग्राम, बाद में कितनी बची? 3 ग्राम। इसको हल करके आप टी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, आपको सॉल्व करना है इसको, ठीक है। मैं पिछले लेक्चर में ढेर सारे सवाल आपके सॉल्व करा चुका हूँ, तो अब मैं पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगा, ठीक है। 3.8 सेकेंड के लगभग इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ये भी आपको करना है। देन ये भी आपको करना, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 75% पूर्ण होने में लगा समय उसके अर्धायु काल का दुगना होता है। ये कल हमने सवाल किया भी था। एक इसका रेडियो एक्टिव डिके था, ठीक है। रेडियो एक्टिव डिके हो रहा था जिसमें 75%, सॉरी 50% पूरा होने में समय लग रहा था 10 वर्ष, तो उसको 75% पूरे होने में समय लगा था 20 वर्ष। तो ये कल हमने किया था, उसी प्रकार से आपको ये सवाल भी करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। मिलते हैं कल के लेक्चर में। कल के लेक्चर में हम कोलिजन थ्योरी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभिक्रिया वेग का संगत सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए।